वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बच्चों, आज हम लोग औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक फ्लो चार्ट है, ध्यान से समझिएगा। बच्चों देखिए, जैसा कि मैं पहले ये सब कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान से फिर से सुनिए। इस दौरान शुरुआती प्रारंभिक समय में वैज्ञानिक आविष्कार के उपरांत नए नए मशीन विकसित हो रहे हैं, नई नई तकनीक विकसित हो रही है। इन नए नए मशीनों और तकनीकी के उपरांत नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और जहां उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, वो इलाका पूरी तरह इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में विकसित हो जा रही है, या यूं कहें वहां पे औद्योगिक केंद्र बन जा रहा है और वो इलाका एक नए शहर के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। समझ गए? वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, नई नई मशीनें आई, नई नई तकनीकें आई, उसके बाद नए नए उद्योग स्थापित हुए और नए नए उद्योगों के स्थापित होने के उपरांत परिणाम स्वरूप नए नए शहर विकसित हुए। समझ गए बच्चों? इसी तकनीकी आविष्कार के कारण, मशीनों के कारण कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। ध्यान समझिएगा, गांव में या छोटे छोटे जो इलाके थे वहां पे जो घरेलू उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग चल रहे थे, जो हाथों पर निर्भर उद्योग थे, वो नष्ट हो गए, उनका पतन हो गया और यहाँ पे बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, ठीक है, बेरोजगार हो गए। जब उद्योग ही नष्ट हो गया तो बेरोजगार हो गए और इनके साथ साथ जो ग्रामीण जनसंख्या थी, इन दोनों लोगों का मूवमेंट, पलायन शहरों की तरफ शुरू हो गया। किधर हो गया? शहर की तरफ शुरू हो गया। यानी गांव से लोग किधर जा रहे हैं? शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो एक नई पद्धति या क्रिया शहरीकरण की शुरुआत हो जाती है, अर्थात नए नए शहरों का विकास हम देख रहे हैं। समझ गए? इतना समझ में आया आपको? यानी ग्रामीण जनसंख्या, गांव से लोग अब किधर पलायन कर रहे हैं? शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। समझ गए? वाणिज्य तथा व्यापार शहरों में होता था और अब क्या हो गया? गांव के किसान मजदूरी, काम की तलाश में शहरों में पलायन कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ गांव जन शून्य हो गए, जबकि शहरों में आबादी बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि होने लगी। बच्चों, आपको पता है जो नए नए जो शहर होते हैं या जो शहर अपने आकार में विकसित होते जाते हैं, तो वहां पे जनसंख्या वृद्धि होती जाती है, लोग बढ़ते जाते हैं, फिर वहां रहने की समस्या होने लगती है। आपको पता है ना कि अब सिलीगुड़ी शहर है, सिलीगुड़ी में क्या सभी को आवासीय सुविधा मिली हुई है? जी नहीं, स्लम बस्तियां हैं वहां पे और लोग इवन फुटपाथों पे भी रह रहे हैं। तो इस तरह से जो शहरीकरण का दुष्परिणाम है वो सामने नजर आने लगा कि आवासीय समस्या, रहने की समस्या उत्पन्न होने लगी। साथ ही साथ प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल, बच्चों शुद्ध पानी तक पीने को नहीं मिलता है शहरों में। ध्वनि प्रदूषण, धीरे धीरे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने लगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होने लगा। गरीबी, अच्छा, जो यहाँ मजदूर काम करने आ रहे हैं, सभी तो ऐसा नहीं कि सभी पैसा कमाकर धनी होते जा रहे हैं, तो गरीबी अभी भी बनी हुई है बच्चों। अशिक्षा का माहौल है, यहाँ पे जो मजदूर काम करने आ रहे हैं वो काम करने के पर्पज से आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि गरीबी और अशिक्षा जैसी बीमारी अभी भी बनी हुई है। समझ गए? अब पूरी तरह शहरों में लोग पशुओं के झुंड के समान तंग बस्तियों में
अस्वस्थकर परिवेश में रहने को बाध्य हो गए। समझ गए? यानी एक तरह से जैसे तंग बस्तियां विकसित होती हैं वैसे ही शहरों की भी हालत हो गई, और इसे जो मजदूर बस्तियां थीं उनका जीवन और कठिन हो गया बच्चों। समझ गए? और शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिस परिवेश में जी रहा था मानो हमारी सभ्यता को कलंकित कर रहा था। तो इतना आपको समझ में आया होगा शहरीकरण की पद्धति कैसे सुदृढ़ हो रही है और इसके दुष्परिणाम कैसे सामने आ रहे हैं। बच्चों देखिएगा, इंग्लैंड में जहां तक बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में सॉदर्न इलाके से यानी दक्षिणी पार्ट से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मूवमेंट ज्यादा हुआ। किसका? लोगों का पलायन जो है दक्षिणी भाग से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो अब क्यों? क्योंकि उस इलाके में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नए नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स विकसित हो गए थे, और इससे क्या हो गया, दक्षिणी इंग्लैंड का महत्व थोड़ा कम हो गया। और इस दौरान जो मशीनें थी, मशीनों के विकसित होने से, नई नई तकनीक आने से बेरोजगारी बढ़ी। क्यों? क्योंकि कुटीर उद्योग जैसे मैंने बता दिया वो नष्ट हो गए हैं। ठीक है, लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो अब ये लोग कहाँ मूव किए? शहरों की तरफ मूव किए। शहर की तरफ ग्रामीण जनसंख्या मूव की, तो क्या हो गया, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। यानी शहरीकरण का जो हम लोग ये फिनोमिना देख रहे हैं वो हमारे सामने है। ठीक है, नए नए शहरों का विकास हुआ, और शहर अपने आप में सुविधाजनक तो हैं ही, लेकिन साथ साथ अनेक समस्याओं के भी वो एक जड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं समाज में नया औद्योगिक समाज कैसा है। बच्चों इस वक्त दो नए वर्ग पैदा हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके उपरांत जो पुराना ढांचा था समाज का, पुराना ताना बाना था समाज का, वो टूट चुका है। ठीक है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण जो सामाजिक समीकरण था, वो सब अब नष्ट हो गया है। अब दो नए वर्ग, एक वर्ग पूंजीपति, दूसरा श्रमिक या मजदूर, दो नए वर्ग पैदा हुए हैं। ठीक है बच्चों, पूंजीपति, इनके पास धन है, पूंजी है, ये अपने पूंजी को कहीं नए जगह उद्योगों में इन्वेस्ट करेंगे, उसको लगाएंगे, नई नई फैक्ट्री स्थापित करेंगे। ठीक है, और उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो नए वर्ग पैदा हुए, दोनों नए औद्योगिक समाज की आधारशिला बन गए। ठीक है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर था। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों कि पूंजीपति का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सामाजिक लाभ या फिर सामाजिक सेवा करना नहीं था, ये प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड से ग्रसित थे, यानी लाभ कमाना इनका मूल उद्देश्य था। बच्चों लाभ किसी भी कीमत पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जो ये पूंजीपति लाभ कमा रहे थे, ये उस लाभ का बहुत कम मात्रा श्रमिकों को देते थे, मजदूरों का देते थे। बिल्कुल देखिए बच्चों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो मालिक होता है किसी फैक्ट्री का, वो सोचता है कि हम मजदूर को, श्रमिक को कम से कम वेतन में काम कराएं। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। समझ गए? इतनी बात आई समझ में? तो श्रमिक बेचारा यहाँ पर दिन रात मेहनत करके जो कारखानेदारी प्रथा चल रही है, उद्योगपति के लिए खट रहा है। पूंजीपति के लिए मशीन का महत्व मजदूर से अधिक है। मजदूर काम की कोई गारंटी नहीं है, काम की लंबी अवधि है, मजदूरी कम है, अमानवीय आवासीय व्यवस्था है, सुविधाएं मजदूरों के लिए ठीक नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी मजदूर काम करते चले जा रहे हैं। तो पूंजीपति और अधिक धनी होते गए, श्रमिक या मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। समझ में आई बात? अब जो श्रमिक थे उनमें भी दो प्रकार के लोग थे, एक स्किल्ड कुशल और एक अनस्किल्ड अकुशल। बच्चों जो स्किल्ड थे, अब देखिए जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, जिनके अंदर हुनर होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और जो अनस्किल्ड हैं, अकुशल हैं, वो कम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो वर्ग हो जा रहा है, वर्गीकरण हो रहा है श्रमिकों के अंदर भी, वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो जिनके अंदर क्षमता ज्यादा है, जो स्किल्ड हैं, कुशल हैं, ट्रेंड हैं, वो
अच्छी स्थिति में पैसा कमा रहे हैं और जो अनस्किल्ड हैं उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। बच्चों, औद्योगिक क्रांति के उपरांत नए नए उद्योग स्थापित हुए तो बाल मजदूरी भी बढ़ी, यानी चाइल्ड लेबर बढ़ गया। ठीक है, बच्चे अमानवीय परिस्थिति में काम कर रहे हैं और लेकिन उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ छोटे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, उनका शोषण शुरू हो गया। बच्चों, महिला श्रमिक जो थी उनकी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है, इनकी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को वैसे भी पुरुषों की अपेक्षा अगर वो बराबर भी काम करेंगी तो भी उनको कम वेतन दिया जाता था, उनको कम पारिश्रमिक दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से महिलाओं का भी शोषण इस नए औद्योगिक समाज में हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों, श्रमिकों के बारे में आप समझ लिए, पूंजीपति के बारे में भी समझ लिए कि पूंजीपति लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रॉफिट मेकिंग एटीट्यूड से काम कर रहा है और लाभ कमाने के बाद वो अपना पैसा, अपना धन, अपनी पूंजी नए नए उद्योगों के विकास के में वो इन्वेस्ट कर रहा है। श्रमिक ये शोषण के शिकार हो रहे हैं, मजदूर शोषण के शिकार हो रहे हैं और इनकी भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो ये रहा सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। और तो आइए हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव रहा। बच्चों, औद्योगिक क्रांति के पहले धनी व्यक्ति जो होते थे वो वाणिज्य में पूंजी का निवेश करते थे। वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्स। वाणिज्य मतलब होता है तैयार माल जो होते हैं, वस्तु जो हैं उनके क्रय विक्रय से संबंधित है। वाणिज्य तैयार वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। ठीक है, तो जो धनी व्यक्ति थे वो औद्योगिक क्रांति के पहले अपनी पूंजी का निवेश वाणिज्य के क्षेत्र में करते थे, अर्थात उनके पास वाणिज्यिक मूलधन था। क्या था बच्चों? यहाँ देखिए ध्यान से, वाणिज्यिक मूलधन, मर्केंटाइल कैपिटल, मर्केंटाइल कैपिटल जिसे कहा जाता था। समझ गए? और औद्योगिक क्रांति के बाद जो धनी व्यक्ति थे वाणिज्य की अपेक्षा उद्योगों में, इंडस्ट्री में निवेश करने लगे। आई बात समझ में? पहले औद्योगिक क्रांति के पहले वो लोग यानी धनी लोग वाणिज्य में निवेश करते थे, कॉमर्स में निवेश करते थे अपना पैसा, और औद्योगिक क्रांति के बाद अब उद्योग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो वाणिज्यिक मूलधन था औद्योगिक मूलधन में बदल गया। इतनी बात आ गई होगी समझ में। मर्केंटाइल कैपिटल अब किस में बदल गया? इंडस्ट्रियल कैपिटल में। समझ गए? औद्योगिक क्रांति के बाद वाणिज्यिक मूलधन धीरे धीरे औद्योगिक मूलधन में बदल गया। समझ गए? अब बच्चों, इस वक्त हम देख रहे हैं आर्थिक संपदा का असमान वितरण शुरू हो गया है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ समाज में शुरू हो गया। श्रमिक जो थे, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाज में दो नए वर्ग पैदा हुए, पूंजीपति और श्रमिक। ठीक है, पूंजीपति लाभ कमा करके वो धनी दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहा है और श्रमिक दिन प्रतिदिन इनका शोषण हो रहा है और गरीब बने हुए, इनकी स्थिति दयनीय है। ठीक है, तो जो समाज में आर्थिक संपदा है वो जो ताकतवर हैं, जो संपन्न हैं, उनको और संपन्न बना रहा है। समझ गए? उन्हीं के पास सबसे ज्यादा संपदा है और जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वो दिन प्रतिदिन गरीब ही होते जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखिए, बुर्जुआ वर्ग का उदय हो रहा है इस दौरान। देखिए बच्चों, दो नए शब्द आपको मिलेंगे, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। देखिए, जो औद्योगिक समाज है उसके साथ साथ ये दो नया शब्द आ गया आपके पास। देखिए, बुर्जुआ वर्ग में कौन थे? बुर्जुआ वर्ग में साधन संपन्न लोग थे, जो मिडिल क्लास था या अपर मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग। ये जो मध्य वर्ग में जो संपन्न वर्ग थे उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय ये वर्ग है, ये आपके सामने आया था। समझ गए? याद करिए इसे।
बुर्जुआ वर्ग में साधन संपन्न लोग आते थे, मध्य वर्ग में जो संपन्न लोग थे वो बुर्जुआ वर्ग में आते थे, और सर्वहारा यानी अंग्रेजी में इसे प्रोलिटेरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलिटेरिएट। सर्वहारा वर्ग में समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें सर्वहारा वर्ग का नाम दिया गया, जो मुख्यतः शारीरिक श्रम करके अपना जीवन यापन करते थे, जो मुख्यतः शारीरिक श्रम करके अपना जीवन यापन करते थे। और इसका कहने का मतलब आप समझ सकते हैं इशारा किधर है? श्रमिकों और मजदूरों की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि जो पुराना कुलीन तंत्र था इंग्लैंड में या यूरोप में, पुराना कुलीन तंत्र या जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थी उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, अब इनके जगह पर कौन आ गया? बुर्जुआ वर्ग आ गया। कौन आ गया? बुर्जुआ वर्ग। और यही बुर्जुआ वर्ग जिसके पास पूंजी है, इंडस्ट्री का मालिक है, उद्योग का मालिक है, मिल का मालिक है, बैंकर्स हैं, जो बैंक जिनके पास हैं, और जो संपन्न व्यापारी हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग बुर्जुआ वर्ग में आ गए। और इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने पुराने कुलीन तंत्र या सामंतवादी व्यवस्था की जगह ले ली। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको? अब जो यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोप था, जिसकी प्रकृति मुख्यतः एग्रेरियन थी, जो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित था, अब वो कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, जिसमें बुर्जुआ वर्ग के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, सबसे ज्यादा धन थे। समझ गए? इतनी बात आई समझ में आपको? अब बच्चों देखिए, अब ये समय ऐसा है जो मुक्त व्यापार और स्वतंत्र व्यापार नीति की मांग जोर पकड़ रही है। देखिए, इस वक्त ऐसा माना जाने लगा कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर कम से कम, या यूं कहें नहीं के बराबर, नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का कोई नियंत्रण उद्योग धंधों पर नहीं होना चाहिए। सरकार को उद्योग धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसे लोगों का मानना था कि व्यक्ति को इच्छानुसार मुनाफा कमाने के लिए छोड़ देना चाहिए, और ये समाज के कल्याण के लिए सर्वोपरि होगा। आई बात समझ में? यानी अब लेजेस फेयर, जो स्वतंत्र व्यापार नीति, इसको लेजेस फेयर के नाम से भी जाना जाता है, इसका दौर शुरू हो गया। ठीक है, और इस दौरान जो पूंजीपति हैं वो राजनीतिक सत्ता भी अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र व्यापार नीति के जो प्रवर्तक थे वो बहुत पहले से थे, लेकिन इस दौरान भी ऐसा माना जाने लगा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सरकारी नियंत्रण में कम से कम रहे। ठीक है, और लाभ कमाने के लिए पूरी छूट मिलती रहे। बच्चों, इस दौरान स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो हैं फैक्ट्री में वो बढ़ रही हैं, यानी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। जो कुशल लोग थे, आई बात समझ में? अब यहाँ पे किसी काम में, किसी तकनीक में जो स्पेशलाइज्ड होगा उसको ज्यादा महत्व मिलने लगा। तो बच्चों, इस तरह से क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में एक सामान का जो निर्माण हो रहा है, वस्तु का निर्माण हो रहा है, वही एक फैक्ट्री से निकल रही है। अर्थात एक फैक्ट्री एक निश्चित वस्तु के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई। इससे क्या हो गया कि धीरे धीरे नेशनल स्पेशलाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ने लगी। नेशनल स्पेशलाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ने लगी, यानी एक देश एक या कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाने लगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो गया। तो इससे क्या हो गया बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, विदेशी बाजार थी, उसमें निर्भरता बढ़ने लगी। यानी एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो औद्योगिक क्रांति थी उसका
आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन किया, और अंततः श्रमिकों के बारे में जो दयनीय स्थिति थी, शहरीकरण का जो दुष्परिणाम हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आप इसे एक दो बार इस वीडियो को देख करके पॉइंट्स को लिख लीजिएगा।